गुड इवनिंग साथियों। हम लोग आरबीसी सेकंड ग्रेड 2022 के पेपर के 2 पार्ट्स पूरे कर चुके हैं, यानी 104 क्वेश्चन। आज हम 105 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे और कोशिश रहेगी कि आज ये पेपर पूरा हो जाए। तो शुरू करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन से। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्व हिंदी का विकास किस अपभ्रंश हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो मैंने ट्रिक बना रखी है इसकी। तो ये रे देखो आधा रे आता ना वी पे, वैसे देखो इधर भी आधा रहे हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्व हिंदी का विकास हुआ है। मैंने ऐसे जोड़ रखा है। कुछ चीज़ें क्या जुड़ जाती है ट्रिक से, किसी मात्रा से, तो हमें ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, कौन से विकल्प में द्विगु समास के उदाहरण हैं? मतलब दोनों उदाहरण द्विगु समास के हैं। अमचूर, इक्षर इसमें तो नहीं है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आरबीसी ने इसका उत्तर 2 नंबर माना है। शीतोष्ण और एकतारा, क्या माना है? शीतोष्ण और एकतारा, इनमें द्विगु समास है, लेकिन है नहीं। पता नहीं क्यों माना है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होगा। ये क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष। बलक्ष से क्या आशय है? बलक्ष का मतलब क्या है? वैभवशाली, वलयाकार, बलशाली या चमकीला। तो बलक्ष का आशय है चमकीला। क्या है? चमकीला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दूहे बार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई, मतलब क्या चीज़ याद आई? मतलब तो अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की याद आई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। उक्त साखी का भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 110, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? बताओ। अर्धविराम, ये अर्धविराम है, सही है ये तो। अगला देखो, पूर्ण विराम, ये भी सही है। निर्देशक चिन्ह, ये भी सही है। त्रुटिपद या हंसपद, ये गलत है, ये लोप चिन्ह है। ये क्या है? ये लोप चिन्ह है। तो त्रुटिपूर्वक या हंसपद कौन सा होता है? ऐसा होता है, कुछ छूट जाता है ना, फिर हम ऐसा चिन्ह लगा के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, वो उसे कहते हैं त्रुटिपरक या हंसपद चिन्ह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। जगत गुरु, जगत धन गुरु, ये पहले गलत है, क्योंकि ते पे हलंत आएगा। है वो छोटी सी गलती है एकदम सी। ये चीज़ें ध्यान देने पे ही पता चलेगी, वैसे पता नहीं चलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है ना। वार्तालाप, वार्ताधन आलाप, एकदम सही है। पितृचा, पितृधन इच्छा, एकदम सही है। एक चीज़ याद रखना, किसी भी शब्द में त्रे, त्रा, त्रि, त्रि ऐसे करके कोई भी है ना, ये वर्णमाला आ जाए ना, वो आप आंखें बंद करके यण संधि कर देना। कौन सी संधि? यण संधि कर देना, जहाँ भी त्रे त्रा वाली लाइन आ जाए। ठीक है। मत एक, मत धन एक, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, संवर्त स्वर है, बताओ संवर्त स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 उ, ये संवर्त स्वर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? बताओ। अली, सखी, अली, बोरा, ये गलत है, पहले ही गलत है। ठीक है ना, ये उल्टा दे दिया उन्होंने। ये अली यानी बोरा होता है, ये अली सखी होती है। बड़ी ली होती है ना, वो सखी होती है, यानी सखी बड़ी होती है, बोरा छोटा होता है ना। ऐसे आप ट्रिक बना के याद रख लो। तो पहला इसका सही उत्तर है। वर्ण यानी गांव, वर्ण यानी रंग, सही है। वस्तु यानी पदार्थ, वास्तु यानी भवन, सही है। मल यानी गंदगी, मल यानी पहलवान, ये सही है। तो ये पहला आप ध्यान रखना है। अली वाला कई बार मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड के हर पेपर में पूछा है, इसमें भी पूछ लिया, और सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विभाग का उसमें भी पूछ लिया, स्पेशल एजुकेशन में भी पूछ लिया। तो मेरे हिसाब से ये आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, यह क्वेश्चन भी डिलीट होगा, लेकिन आरपीसी ने ऑप्शन नंबर 2 सही माना है, याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र संवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को रचनाओं से सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा पात्र किस रचना से लिया गया है? तो ये आपको सुमेलित करना है। लहना सिंह, ये तो सबको पता है, उसने कहा था, इसका पात्र है। दीवान, दीवान किसका है? बताओ। उजाले के मुसैब से। ठीक है। हल्गू, पूस की रात से। ठीक है। और नहीं, फगना, हाँ, हल्गू तो पूस की रात का ही है, और फगना किसका है? पटाख से नहीं होगा। ठीक है। तो देखो, पूस की रात प्रेमचंद की है कहानी, उसने कहा था,
चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की है, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्या गीत और दोहा कोश की रचना की थी, बताओ चर्या गीत और दोहा कोश की रचना किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सरहपा ने की थी। किसने की थी? सरहपा ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा ये तो। ठीक है, भक्त, भक्त, भगत, ये तो है। सपत्नी, इसका शोध होता है, ये भी है। चौकी, ये नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? चतुष्क, चतुष्क का चौकी। ठीक है, सूची, इसका सुई होता है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये क्वेश्चन भी शायद थोड़ा डाउटफुल है। देखो क्या होता है, फिर भी देख लो। हठ योग अंत्य शुद्धि का साधन है, ये नाथ पंथ के बारे में है, सही है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ है, ये भी सही है। हाँ, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है, ये भी सही है। ईश्वर निराकार स्वरूप है, ये भी सही है। लेकिन इन्होंने क्या है, उत्तर इसको माना है। ठीक है ना, क्योंकि गोरखनाथ पढ़ाया हम लोगों ने, लेकिन आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। लेकिन ये भी गलत है कि नाथ पंथ निराकार है, निराकार नहीं है, क्योंकि अपने आप को शिव के भक्त में, ये शिव को मानते हैं, तो शिव को मानते तो निराकार कैसे है? ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट होगा। बाकी देखो क्या होता है, वो तो समय बताएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? बताओ, विचारों के विपरीत है, यानी गलत कौन सा है? आलम रीतिबद्ध रचनाएं ये भी करते थे, क्या ये सही है? आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे? नहीं नहीं नहीं, गलत है। आलम रीतिमुक्त कवि थे। कौन से कवि थे? रीतिमुक्त। गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये रीतिमुक्त कवि थे। तो पहला ही गलत हो गया। अगला देखो, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये कहकर ठाकुर कवियों को चेतावनी दे रहे हैं कि कवि कर्म कठिन काम है, ये एकदम सही बात है। ठीक है, वीर वारिस और इश्क नामा बोधा की रचना है। इश्क लता पूछ ले तो गणानंद की है, मैंने हर वीडियो में इसकी बात कही है। इश्क लता किसकी है? गणानंद की। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, गणानंद की अधिकांश कविताएं भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी, ये बात भी एकदम करेक्ट है। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, आलम रीतिमुक्त रचनाएं करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? राम की शक्ति पूजा, बताओ। तो यह है अनामिका से। किस है? अनामिका से। मैंने एक वो ट्रिक बताई थी ना, शरत, शरत, ये देखो, अब इससे आप बना लेना। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये तीनों अनामिका में संकलित है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आई वो किस में है बताओ, मैंने पहले बात कर रखी है, परिमल में। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिक याद रखना आप। शरत, शरत से आपका काम हो जाएगा। अनामिका शर्त लगाती है, कैसे भी करके याद करना हमें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आली रे मारे नैना बाण पड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिगाड़े, लोग के यहाँ बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई? बताओ। कृष्ण आगमन का पथ निहारने की आदत पड़ गई है। ठीक है ना, ये सही उत्तर होगा। ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है, कौन सी रचना एक है जो प्रबंधात्मक नहीं है? एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, रीतिकाल में जो प्रबंध काव्य लिखे गए ना, वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि हर पेपर में मैंने देखा है रीतिकालीन प्रबंध काव्य से क्वेश्चन बना है, तो आपको याद कर लेना है। करीबन 10 एक रचनाएं ऐसी होगी जो प्रबंध रचनाएं है, बाकी सारी मुक्तक है। ठीक है ना, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ये पहली है जो प्रबंध रचना नहीं है, ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये पद्माकर की है, प्रबंध रचना है। लाल कवि का छत्र प्रकाश, ये भी प्रबंध है। सुजान चरित सुदन का, ये भी प्रबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बताओ। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। व्याकरण, ये तो एकदम शुद्ध है। व्यावसायक, ये भी शुद्ध है। अतिथि, ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसे होगा इसका? शुद्ध से लिखा जाएगा अ थी, दोनों छोटे है, ये थी और थी। ठीक है, सहानुभूति, ये भी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? सु उपसर्ग का उदाहरण पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा है? सुन, शान, सुंदर, सुर, सुलभ, तो क्या है? सुलभ। सुलभ में कौन सा उपसर्ग है? सु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ, कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का कवि
मुक्त होकर नए युग की संवेदना को ग्रहण करना चाहता था। सही बात है ये तो। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, ये भी सही है। आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया, ये भी सही है। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेद युग, तृतीय उत्थान छायावाद को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा। नहीं, नितांत अभाव नहीं रहता, कुछ प्रबंध काव्य द्विवेद युग में लिखे गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत यानी सही विकल्प कौन सा है? दयालु में लू प्रत्यय है, बताओ। नहीं नहीं नहीं, विदित, ये क्वेश्चन डिलीट होगा। विदित में इत प्रत्यय है, ठीक है, और भाषण में अन प्रत्यय है, लेकिन दोनों देखो सही, ये भी सही ये भी सही, ये क्वेश्चन जाएगा डिलीट। लेकिन आरबीसी ने मांगा है, मानना है भाषण, भाषण में अन प्रत्यय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फगना आदि को लच्छी राम का प्रधान बनना क्यों गंवारा नहीं था? बताओ। उन्हें आशंका थी कि वे राम सिंह के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, इसलिए उनको गंवारा नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 128 नंबर है ना, ये आ गया। फल की विशेष आसक्ति से पूर्व के क्रम की लागू वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ क्या है? कि फल की विशेष आसक्ति से क्रम के लागू की वासना उत्पन्न होती है, इसका भावार्थ क्या है बताओ। फल के प्रति अधिक लगाव क्रम के प्रति उदासीनता पैदा करता है, इसका भावार्थ यह है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? यानी बाकी तीन तो सही है, ये गलत है। परुष कोमल एकदम करेक्ट है, उद्दत विनीत एकदम करेक्ट है, बर्बर सभ्य ये भी सही है, सदा से माँ से ये गलत है। सदा से का क्या होता है? दूरा से। सदा से का क्या होता है? दूरा से। और माँ से का क्या होता है? शूद्र। क्या होता है? शूद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नाट्य साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएटर की आदर्शहीनता के विरुद्ध आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया, एकदम सही है। नाट्य साहित्य की वे विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, ये भी एकदम सही है। प्रसाद के अधिकतर नाटक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, नहीं नहीं नहीं, यह गलत है। प्रसाद के अधिकतर नाटक ऐतिहासिक है। कैसे हैं? ऐतिहासिक। ध्यान रखना, हर बार क्वेश्चन आता है। प्रसाद के नाटक कैसे हैं? ऐतिहासिक है। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन कह रहा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, एकदम सही बात है। तीनों ये ऑप्शन है ना, ये आप ध्यान रखना, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ क्या कहलाता है? तो प्रवेश करने के बाद का पाठ पाठ प्रस्तुतिकरण भाग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास किस में कराया जाता है? तो पद्य शिक्षण में। किस शिक्षण में? पद्य शिक्षण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? स्वाध्याय विधि का सिद्धांत पहला ये भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। रोचकता का सिद्धांत है, स्वाभाविक विधि के अनुसरण का सिद्धांत ये भी है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये भी है, लेकिन स्वाध्याय विधि का सिद्धांत भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? युगलीकरण प्रश्न है, मेल मिलान वाला क्वेश्चन आता है ना, मिलान वाला है, वो तो है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है ना। सत्य असत्य प्रश्न ये भी है, बहुविकल्प प्रश्न ये भी है, एक और कौन सा है? रिक्त स्थान पूर्ति वाला, और एक हाँ या ना वाला। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, लेकिन लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनसे छोटे वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? लिखित अभिव्यक्ति। लिखी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है ना। मौखिक चीज़ें तो क्या है, आदमी गया तो वो चीज़ें भी गई, लिख ली तो पढ़ी है। जैसे आज के रामचरितमानस है, रामायण है, तुलसीदास जी की रचनाएँ हैं, सूरदास जी की रचनाएँ हैं, जो उन्होंने लिख दी तो वो चीज़ें पढ़ी है, लेकिन जो मौखिक ज्ञान होता है ना, वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम क्या है? बताओ। प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना सामान्यकरण प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, रीट आदि में हर बार पूछा जाता है, याद करें इनको अच्छे से ना। अगला क्वेश्चन, अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? बताओ। साहित्यिक पाठों को, कौशल पाठों को, या सूचना प्रधान पाठों को, या प्रायोगिक पाठों को? तो किसे कहा जाता है? अनुभूति प्रधान पाठ। साहित्यिक पाठों को अनुभूति प्रधान पाठ कहा जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप क्या है? तो रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप कक्षा अभिनय प्रणाली है। कैसे? जैसे कोई पाठ होता है ना जिसमें करेक्टर होते हैं, ये कोई महिला करेक्टर है, एक पुरुष करेक्टर है, ये दूसरा करेक्टर है, तो हम बच्चों को खड़ा करके अलग अलग करेक्टर उनको बांट के हम पाठ पढ़ा सकते हैं। तो ये रंगमंच प्रणाली का दूसरा रूप इसे कहा जा सकता है। सस्ता रूप है, खर्चा नहीं होता, बच्चों को खड़ा कर दो वैसे ही पढ़ा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफ़ी पाई जाती है, जिनका कारण नहीं है। बताओ, जिसका कारण नहीं है, क्या नहीं है? व्याकरण की अनभिज्ञता है, ये तो कारण है अशुद्धि का। उच्चारण की अशुद्धता, ये भी कारण है। लिपि के उचित ज्ञान का अभाव, ये भी कारण है। लेखन का प्रचुर अभ्यास, ये कारण नहीं है। ठीक है ना, ये होता तो अशुद्धियाँ नहीं होगी। अगर आप अभ्यास ढंग से करो तो अशुद्धियाँ होगी नहीं। कहता है ना, रिविजन ही डिवीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है? कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताओ। बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। क्या है? बोध, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, इकाई विधि के प्रवर्तक हैं, कौन है? एच.सी. मॉरिसन। अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? बताओ, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु वाद विवाद है, उत्सवों के अवसर पर भाषण भी है, परिचर्चा भी है, लेकिन लेखन कार्य मौखिक अभिव्यक्ति के लिए नहीं है, यह लिखित अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्र विस्तारक यंत्र है। बताओ, चित्र विस्तारक यंत्र कौन सा है? 143 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। तो ये चित्र विस्तारक यंत्र दृश्य सामग्री में आता है। किसमें? दृश्य सामग्री में। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ट ठ से का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। तो क्या है? मूर्धा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, भाषा किस प्रकार का विषय है? बताओ, भाषा किस प्रकार का विषय है? ये डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन आरबीसी ने माना है भाषा को क्रियात्मकता प्रदान विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, री का उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो ये सूत्र याद करो, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, 146 में क्या हो गया? बी। क्या? बी। ठीक है, 147, क्रम गति टारू नहीं टरे को शिक्षक एक अंतर्कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। यह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? बताओ, 147 में क्या होगा? तो व्याख्या विधि। ठीक है ना, अच्छे से व्याख्या करके बता रहा है, पहले दोहा अब बोल रहा है, फिर उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये व्याख्या विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित परंतु उन्हें, एक मिनट है ना, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित है परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा था? ब्लाइट ने। किसने कहा था? ब्लाइट ने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पहली बार आया है, आगे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, आगमन प्रणाली का रूप है। आगमन प्रणाली का रूप कौन सा है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, सूत्र प्रणाली, प्रयोग प्रणाली, समांतर प्रणाली। तो आगमन प्रणाली का रूप है प्रयोग प्रणाली। कौन सा है? प्रयोग प्रणाली। और इसका एक और भाग है प्रयोग और सहयोग। ये आगमन के ही दो भाग है, प्रयोग और सहयोग। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, ठीक है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ। एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निदानात्मक शिक्षण। क्या कहा जाता है? निदानात्मक शिक्षण। ठीक है दोस्तों, 2022 का जो स्कूल शिक्षा का पेपर था हमने आज पूरा किया है। अब आपके एक ही पेपर बचता है आरबीसी के द्वारा जो करवाए गए हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का, जो उसमें अधिकतर आपको व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे, वो हम जल्द सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम कंटेंट शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।